नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की जो ऐतिहासिक जड़ें हैं उनकी गहराइयों में उतर रहे हैं। नमस्कार। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि भारत का जो मौजूदा संवैधानिक ढांचा है वो कोई रातों रात नहीं बना, हाँ बिल्कुल। बल्कि एक लंबी विकास यात्रा का नतीजा है, खासकर उस दौर का जब यहाँ ब्रिटिश शासन था। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति पर लिखी किताब के कुछ अहम हिस्से हैं। ये इस सफर को समझने में हमारी मदद करेंगे। हाँ। हमारा मकसद है उन खास अधिनियमों यानी एक्ट्स को खंगालना जिन्होंने भारत की आज की शासन प्रणाली की नींव रखी। मतलब कैसे एक व्यापारिक कंपनी शासक बन गई और फिर कैसे सत्ता ब्रिटिश ताज के हाथ आई और अंततः आजादी मिली। हाँ, और ये कहानी, ये सफर शुरू होता है 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। इरादा तो था मसालों का और व्यापार का, लेकिन जल्द ही व्यापार के साथ साथ उन्होंने यहाँ कहना चाहिए कि शासन भी करना शुरू कर दिया। सही कहा। और यहीं से शुरू होती है भारत के संवैधानिक विकास की वो यात्रा जिसे आज हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। बिल्कुल। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और उनका मुख्य काम था पूर्वी देशों, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप और चीन से व्यापार करना। उन्हें महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत में व्यापार का एक तरह से एकाधिकार मिला हुआ था। एकाधिकार, लेकिन वो सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं रहे। 1765 ये एक बहुत अहम मोड़ साबित हुआ। हाँ, बहुत अहम। जब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, यानी राजस्व वसूलने और नागरिक न्याय करने का अधिकार। जी। ये कंपनी के सिर्फ व्यापारी से एक क्षेत्रीय शक्ति बनने की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। और यहीं से कंपनी के शासन का दौर, मतलब 1773 से 1858 तक सही मायनों में शुरू होता है। और ब्रिटिश सरकार की तरफ से इसे नियंत्रित करने का जो पहला बड़ा प्रयास था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हाँ, ये सिर्फ कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश नहीं थी, बल्कि भारत में ब्रिटिश हितों को साधने की भी कह सकते हैं शुरुआत थी। तो इस एक्ट ने पहली बार कंपनी की जो राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका थी उसको पहचाना और भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव डालने की कोशिश की। क्या थे इसके मुख्य बिंदु? देखिए, कई अहम बदलाव हुए। बंगाल के गवर्नर अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाए। अच्छा। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद बनाई गई। 4 सदस्यों की? जी। और दिलचस्प बात यह है कि इस परिषद में फैसले बहुमत से होते थे, जिससे कई बार हेस्टिंग्स को मुश्किलें भी आईं। अच्छा, बहुमत से। और दूसरी प्रेसिडेंसीज थीं, बॉम्बे और मद्रास, उनका क्या हुआ? क्या वो अब भी स्वतंत्र थीं? नहीं, उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अधीन कर दिया गया? हाँ, खासकर विदेश नीति और युद्ध के मामलों में। ये केंद्रीकरण की दिशा में एक पहला कदम था। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित हुआ, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये तो हुए प्रशासनिक और न्यायिक बदलाव। कंपनी के अपने कर्मचारियों पर भी कोई असर पड़ा, क्योंकि वो अक्सर निजी व्यापार और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे? बिल्कुल पड़ा। एक्ट ने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और स्थानीय लोगों से तोहफे या कह लीजिए रिश्वत लेने से साफ तौर पर मना कर दिया। अच्छा, रोक लगा दी? जी, रोक लगा दी। ये कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसे रोकने की एक कोशिश थी। साथ ही कंपनी को भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेजना अनिवार्य कर दिया गया। अच्छा। इससे ब्रिटिश संसद का नियंत्रण कंपनी पर बढ़ गया। यानी ब्रिटिश सरकार अब भारत में कंपनी की जो गतिविधियां थीं उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। हाँ, और इसी प्रक्रिया में अगला कदम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट? इसने कंपनी के कामों का बंटवारा कर दिया। बंटवारा? किस तरह का बंटवारा? इसने कंपनी के जो वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल और राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया। अच्छा। वाणिज्यिक मामले तो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते रहे, लेकिन राजनीतिक मामले जैसे नागरिक, सैन्य और राजस्व, इनके प्रबंधन के लिए एक नया निकाय बनाया गया जिससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो एक तरह से 2 नियंत्रक हो गए, कंपनी के डायरेक्टर और सरकार का बोर्ड। इसे ही दोहरी सरकार या ड्यूअल गवर्नमेंट की व्यवस्था कहा गया, है ना? बिल्कुल। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात और हुई इस एक्ट में। क्या?
पहली बार भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उनको आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश संपत्ति, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। ब्रिटिश संपत्ति? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार अब इन इलाकों पर सिर्फ कंपनी का नहीं बल्कि अपना सीधा दावा जता रही थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए ब्रिटिश सरकार का कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण काफी बढ़ गया था। इसके बाद चार्टर एक्ट्स का दौर आया और सुना है 1833 का चार्टर एक्ट काफी अहम माना जाता है, खासकर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्रीकरण के लिहाज से। सही, इससे ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक कह सकते हैं निर्णायक कदम माना जा सकता है। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। पूरे भारत का? जी हाँ, पूरे ब्रिटिश भारत का। और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। उन्हें पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां दी गईं और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की जो विधायी शक्तियां थीं वो छीन ली गईं। तो मतलब कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से केंद्र में सिमट गई? हाँ, कह सकते हैं। पहले के कानूनों को रेगुलेशन कहा जाता था, जबकि इस एक्ट के तहत जो कानून बने उन्हें एक्ट कहा जाने लगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका में भी एक बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया? कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां थीं वो पूरी तरह समाप्त कर दी गईं। पूरी तरह? जी, पूरी तरह। उनका चीन के साथ चाय का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो भी खत्म हो गया। अब कंपनी सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय रह गई जो ब्रिटिश सम्राट और उनके उत्तराधिकारियों की ओर से भारत का प्रशासन चला रही थी। अच्छा। और पहली बार भारत के गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उनकी परिषद को भारतीय परिषद कहा गया। क्या इस एक्ट में भारतीयों को प्रशासन में लाने की कोई बात थी, जैसे सिविल सेवाओं में? एक कोशिश तो हुई थी। एक्ट में ये प्रावधान था कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित की जाए और भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय या रोजगार से वंचित न किया जाए। लेकिन कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और इस विरोध के कारण ये प्रावधान लागू नहीं हो पाया। तो ये कोशिश उस समय नाकाम रही। फिर 20 साल बाद 1853 में एक और चार्टर एक्ट आया। ये इस श्रृंखला का आखिरी एक्ट है। इसमें क्या खास था? ये एक्ट संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी यानी लेजिस्लेटिव और कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव कार्यों को अलग किया। अच्छा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग हुए। जी, इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहा गया। इस तरह एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना गया। ये एक तरह से छोटी संसद, एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी जो ब्रिटिश संसद में होती थीं। तो क्या विधायिका का एक अलग अस्तित्व उभरने लगा था? हाँ, ये उस दिशा में एक कदम था। और जो बात 1833 में नहीं हो पाई थी वो अब हुई। कौन सी बात? सिविल सेवाओं की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई और इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। अच्छा, तो ओपन कंपटीशन शुरू हुआ? जी, और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति मतलब भारतीय सिविल सेवा पर समिति नियुक्त की गई। और कौन थे पहले भारतीय जिन्होंने ये मुश्किल परीक्षा पास की? वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। वे 1864 में इस सेवा के लिए चुने गए थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर। लेकिन कंपनी का शासन इसके कुछ साल बाद ही खत्म हो गया। 1857 का विद्रोह वो एक बड़ा कारण बना। बिल्कुल, 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, उसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। हाँ। इसके सीधे परिणाम के तौर पर ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया। इसे भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से प्रचारित किया गया था। अच्छे शासन के लिए। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या था? क्या इससे वाकई भारतीयों के लिए अच्छा शासन आया? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत के शासन, क्षेत्र और राजस्व संबंधी जो शक्तियां थीं वो सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया को हस्तांतरित कर दी गई। कंपनी खत्म, शासन सीधा क्राउन का। जी, लेकिन अच्छा शासन का दावा वो थोड़ा खोखला ही था,
क्योंकि प्रशासन का ढांचा तो पहले से भी ज्यादा निरंकुश और केंद्रीकृत हो गया, जो लंदन से नियंत्रित होता था। और गवर्नर जनरल के पद का क्या हुआ? उसका पदनाम बदल दिया गया। अब भारत के गवर्नर जनरल की जगह भारत का वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। वाइसरॉय? हाँ, वाइसरॉय भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि होता था और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। लॉर्ड कैनिंग? और वो जो पिट्स इंडिया एक्ट वाली दोहरी नियंत्रण प्रणाली थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो भी खत्म कर दी गई। तो फिर नियंत्रण कैसे होता था? कोई नई व्यवस्था बनी? हाँ, एक नया पद बनाया गया, भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। भारतीय प्रशासन पर उसका पूरा अधिकार था। अच्छा। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक भारत परिषद, काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, जो एक सलाहकार निकाय थी। लेकिन ये पूरी व्यवस्था लंदन में स्थित थी और भारतीय जनमत के प्रति पूरी तरह, कह सकते हैं, उदासीन थी। प्रशासन पूरी तरह एकात्मक और केंद्रीकृत रहा। तो क्या भारतीयों को प्रशासन या कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने का कोई प्रयास उस समय नहीं हुआ? एक बहुत ही कह सकते हैं सीमित शुरुआत हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से 1861। हाँ, इसने कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की। वाइसराय को अधिकार दिया गया कि वे अपनी विस्तारित विधान परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकते थे। क्या ये वाकई में प्रतिनिधित्व था या बस दिखावा? ये बहुत ही सीमित था। 1862 में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में नामांकित किया। अच्छा, राजा महाराजा? हाँ, ये सदस्य नाम मात्र के ही थे। उनकी शक्तियां बहुत सीमित थीं, लेकिन सांकेतिक रूप से ही सही, ये एक शुरुआत मानी जा सकती है। और प्रांतों के स्तर पर कुछ हुआ? 1833 में तो उनकी विधायी शक्तियां छीन ली गई थी। हाँ, 1861 के एक्ट ने विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियां वापस दीं। अच्छा, वापस मिली? जी। साथ ही बंगाल 1862, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी NFFP 1866 और पंजाब 1897 में नई विधान परिषदों के गठन का भी मार्ग प्रशस्त किया। इस एक्ट की एक और विशेषता पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता देना भी था। ये क्या था? जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1859 में ही शुरू कर दिया था और इस एक्ट ने इसे औपचारिक मान्यता दे दी। इसके तहत वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद के हर सदस्य को एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जाता था और वो अपने विभाग से संबंधित मामलों पर अंतिम आदेश जारी कर सकता था। इसी एक्ट ने वाइसराय को आपात स्थिति में बिना परिषद की सहमति के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी दी। अध्यादेश की शक्ति, ठीक है। इसके बाद 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आया। इसने क्या जोड़ा? इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई, हालांकि सरकारी बहुमत बना रहा। परिषदों के कार्यों का दायरा भी थोड़ा बढ़ाया गया। कितना? अब सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। अच्छा, प्रश्न पूछ सकते थे? हाँ, लेकिन वे बजट पर वोट नहीं दे सकते थे और न ही पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे। तो अधिकार अभी भी सीमित थे। तो अधिकार अभी भी सीमित ही थे। जी। क्या चुनाव की दिशा में कुछ हुआ? एक्ट में चुनाव शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ था, लेकिन गैर सरकारी सीटों को भरने के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव? जी। केंद्रीय विधान परिषद में वाइसराय, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषदों की सिफारिश पर नामांकन करते थे। वहीं प्रांतीय परिषदों में गवर्नर, जिला बोर्डों, नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों वगैरह की सिफारिश पर नामांकन करते थे। ये प्रतिनिधित्व के दिशा में एक छोटा सा कदम था। बहुत छोटा कदम। और अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद कहना चाहिए विवादास्पद अधिनियम पर, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, लॉर्ड मिंटो उस समय वाइसराय थे और जॉन मार्ले भारत के राज्य सचिव। इस एक्ट ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की।
केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत तो बना रहा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी गई। अच्छा, प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत, सदस्यों के अधिकार भी कुछ बढ़े होंगे। जी, अब सदस्य बजट पर प्रस्ताव ला सकते थे, सार्वजनिक हित के मामलों पर बहस कर सकते थे और पूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न भी। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात हुई। पहली बार भारतीयों को वाइसराय और गवर्नरों की कार्यकारिणी परिषदों एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में शामिल करने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये तो सकारात्मक कदम लग रहे हैं। फिर ये एक्ट इतना विवादास्पद क्यों हुआ? इसका सबसे विवादास्पद पहलू था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत। पृथक निर्वाचक मंडल? हाँ, इसका मतलब था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रावधान ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को संस्थागत बना दिया और बांटो और राज करो की नीति को बहुत बल दिया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। इसका असर भारत के भविष्य पर बहुत गहरा और नकारात्मक पड़ा। वाकई एक ऐसा कदम जिसने शायद भविष्य में विभाजन की नींव को और मजबूत किया। इसके 10 साल बाद 1919 में एक और महत्वपूर्ण अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। हाँ, इसकी पृष्ठभूमि में पहला विश्व युद्ध था, जिसमें भारत ने सहयोग दिया था। होम रूल आंदोलन का दबाव था और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी। हाँ। ब्रिटिश सरकार ने 1917 में घोषणा की थी कि उनका लक्ष्य भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार स्थापित करना है। मॉन्टेग्यू राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड वाइसराय के नाम पर बने इस एक्ट को उसी दिशा में एक कदम बताया गया। क्या था इसका सबसे प्रमुख प्रावधान? कुछ खास? प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन, ये थोड़ी जटिल व्यवस्था थी। हाँ, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित, रिजर्व्ड, और हस्तांतरित, ट्रांसफर्ड। जी, आरक्षित विषय जैसे कि वित्त, भू राजस्व, पुलिस, ये गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के पास रहे, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। अच्छा। वहीं हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, ये गवर्नर द्वारा उन मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किए जाने थे जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। इसे समझने के लिए कोई आसान तरीका, जैसे कि कुछ चाबियां तो भारतीयों को दे दी, लेकिन तिजोरी की जो असली चाबी थी वो अपने पास रखी। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। ये उत्तरदायी शासन का एक प्रयोग था, लेकिन सत्ता का जो वास्तविक नियंत्रण था वो अभी भी गवर्नर और ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में ही था। यह व्यवस्था कह सकते हैं काफी हद तक असफल रही। और केंद्र के स्तर पर क्या बदलाव हुए? केंद्र में भी बदलाव हुए। पहली बार केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया। 2 सदन? हाँ, 2 सदन, ऊपरी सदन राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, और निचला सदन विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाया। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुना जाना था। तो प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई, लेकिन क्या सभी को वोट देने का अधिकार मिला? नहीं, मताधिकार यानी फ्रेंचाइज बहुत ही सीमित था। ये संपत्ति, कर या शिक्षा की योग्यता पर आधारित था, जिससे आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा ही वोट दे सकता था। अच्छा, बहुत सीमित। और वो जो पृथक निर्वाचक मंडल वाली व्यवस्था थी, उसका क्या हुआ? उसे न केवल जारी रखा गया, बल्कि उसका और विस्तार कर दिया गया। अब इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और यूरोपियन लोगों पर भी लागू कर दिया गया। ओहो, तो ये विभाजनकारी प्रवृत्ति और बढ़ी। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण था इस एक्ट में? इसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया, जिससे प्रांतीय विधायिकाएं अपना बजट बना सकती थीं। इसी एक्ट में एक लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का भी प्रावधान था। अच्छा। जिसके फलस्वरूप 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। लेकिन कुल मिलाकर क्या ये सुधार भारतीय राष्ट्रवादियों की जो उम्मीदें थीं, आकांक्षाएं थीं, उनको पूरा कर पाए? बिल्कुल नहीं। ये सुधार अपर्याप्त साबित हुए। द्वैध शासन जटिल था, अव्यवहारिक था। सीमित मताधिकार और बढ़ते सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ने असंतोष को और बढ़ाया। इससे कांग्रेस और अन्य राष्ट्रवादी समूहों ने पूर्ण स्वराज की मांग और तेज कर दी। इसी 1919 एक्ट के कामकाज की समीक्षा के लिए वो साइमन कमीशन भारत आया था, है ना? हाँ, 1919 के एक्ट में ये प्रावधान था
कि 10 साल बाद इसके कामकाज की समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 2 साल पहले ही 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन कर दिया। 7 सदस्य? जी, इसका काम भारत में संवैधानिक व्यवस्था की प्रगति की जांच करना और भावी सुधारों पर सिफारिशें देना था। लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ भारत में। क्यों हुआ था? क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। सारे अंग्रेज? हाँ, एक भी भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसे भारतीयों ने अपने आत्मसम्मान पर चोट माना और साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका पूरे देश में बहिष्कार किया गया। जाहिर है। विरोध के बावजूद कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी। इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करने, उत्तरदायी सरकार का विस्तार करने, ब्रिटिश भारत और रियासतों के एक संघ फेडरेशन की स्थापना करने और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश की। इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए फिर क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने कमीशन के प्रस्तावों पर विचार के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए 1930-32। हाँ, गोलमेज सम्मेलन। जी, इन्हीं चर्चाओं के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति विचार के लिए भेजा गया। इसी समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। इस बीच एक और अहम घटना घटी, सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना पैक्ट। ये क्या था? हाँ, अगस्त 1932 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसने न केवल मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया। दलित वर्गों पर भी? गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया था, जहां तक मुझे याद है। गांधी जी इस बात से बहुत दुखी हुए कि दलितों को हिंदुओं से अलग करके एक पृथक राजनीतिक इकाई बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे हिंदू समाज को बांटने की अंग्रेजी चाल माना और इसके विरोध में पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन, जिसके बाद पूना पैक्ट हुआ। बिल्कुल। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट सितंबर 1932 के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट। इसमें हिंदू संयुक्त निर्वाचक मंडल, जॉइंट इलेक्टोरेट, को बनाए रखा गया और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बजाय प्रांतीय और केंद्रीय विधान मंडलों में आरक्षित सीटों, रिजर्व्ड सीट्स की संख्या बढ़ा दी गई। अच्छा, आरक्षित सीटें बढ़ाएंगी। अब आते हैं ब्रिटिश भारत के अंतिम और शायद सबसे विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज पर। जी, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक बहुत लंबा और जटिल अधिनियम था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसने एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। अखिल भारतीय संघ? जी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों और उन रियासतों को शामिल होना था जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहें। क्या ये संघ बन पाया? नहीं, ये संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि जो देसी रियासतें थीं वो इसमें शामिल नहीं हुई। लेकिन एक्ट के अन्य प्रावधान लागू हुए। इसने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया: संघीय सूची फेडरल लिस्ट, प्रांतीय सूची प्रोविंशियल लिस्ट और समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट, ये तो आज भी है? जी हाँ, ये व्यवस्था आज भी हमारे संविधान में मौजूद है और बची हुई शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर्स, वायसराय को दी गई। और प्रांतों में द्वैध शासन का क्या हुआ, जो 1919 एक्ट में लागू किया गया था? उसे समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। अच्छा, ऑटोनॉमी मिली। जी, यानी गवर्नर को अब विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना होता था। ये 1937 में लागू हुआ, लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के मुद्दे पर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के बाद ये समाप्त हो गया। तो क्या केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया? एक्ट में केंद्र में द्वैध शासन अपनाने का प्रावधान तो था, लेकिन चूंकि संघीय ढांचा ही लागू नहीं हुआ, इसलिए ये प्रावधान भी कभी अमल में नहीं आ सका। अच्छा, इस एक्ट की और क्या मुख्य बातें थी? इसने 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका यानी 2 सदनों वाली व्यवस्था शुरू की।
मताधिकार का विस्तार किया गया, जिससे लगभग 10% आबादी को वोट देने का अधिकार मिला। सिर्फ 10%? हाँ, उस समय के हिसाब से ये विस्तार था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी विस्तारित किया गया। इसका विस्तार होता ही गया। जी। देश की मुद्रा और साख्त नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई। न केवल संघीय लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना का भी प्रावधान किया। और 1937 में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना भी हुई। ये एक्ट तो वाकई काफी व्यापक था। हमारे वर्तमान संविधान पर भी इसका काफी प्रभाव दिखता है, जैसा आपने बताया। निश्चित रूप से भारतीय संविधान के कई प्रावधान, खासकर जो प्रशासनिक विवरण है, वो इसी एक्ट से लिए गए हैं। और फिर आया अंतिम पड़ाव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो चुकी थी और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने फरवरी 1947 में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत में अपना शासन समाप्त कर देगी। हाँ। लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा भारत के विभाजन की मांग और बढ़ते सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति जटिल हो गई थी। लॉर्ड माउंटबैटन, जिन्हें सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत का अंतिम वायसराय बनाकर भेजा गया था, उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबैटन योजना या 3 जून योजना कहा जाता है। इसमें भारत के विभाजन का प्रस्ताव था, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। दोनों ने मान लिया? जी। इसी योजना को तुरंत प्रभावी बनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। इस अधिनियम ने क्या किया? क्या बदलाव लाए? इसने 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। भारत और पाकिस्तान? जी, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ से अलग होने की स्वतंत्रता थी। वाइसराय का पद समाप्त कर दिया गया और दोनों डोमिनियन के लिए अलग-अलग गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, जिनकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटेन के क्राउन द्वारा की जानी थी। और संविधान बनाने का अधिकार? दोनों डोमिनियन की जो संविधान सभाएं थीं, कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज, उनको अपने अपने देशों के लिए संविधान बनाने और अपनाने की पूरी शक्ति दी गई। वो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को रद्द कर सकती थी, यहाँ तक कि स्वतंत्रता अधिनियम को भी। पूरी शक्ति? जी। 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश संसद का भारत पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। और जो रियासतें थीं, उनके लिए क्या प्रावधान था? भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त कर दी गई। उन्हें ये स्वतंत्रता दी गई कि वे या तो भारत डोमिनियन में शामिल हों या पाकिस्तान डोमिनियन में, या फिर स्वतंत्र रहें। स्वतंत्र रहने का विकल्प भी था? हाँ, ये बहुत जटिल समस्या थी, जिसे बाद में सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सुलझाया। बिल्कुल। इस तरह भारत आजाद हुआ, लेकिन विभाजन की कीमत पर। लॉर्ड माउंटबैटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। उधर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। और इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारत की संविधान सभा, जिसका विचार 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था और गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, उसने स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने का कार्य पूरा किया। हाँ। ये संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। तो ये थी भारत के संवैधानिक विकास की एक लंबी और कह सकते हैं उतार चढ़ाव भरी कहानी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। जी। कैसे कंपनी के शासन से शुरुआत हुई, फिर विभिन्न अधिनियम आए, सुधार हुए, संघर्ष हुए, समझौते हुए, और इन सबसे गुजरते हुए भारत अपने वर्तमान संवैधानिक स्वरूप तक पहुंचा। ये यात्रा सीधी नहीं थी। इसमें कई प्रयोग थे, असफलताएं थीं और विरोधाभास भी शामिल थे। बिल्कुल। और इन अधिनियमों और सुधारों को समझना केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपने वर्तमान को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। हमारे आज की जो संसदीय प्रणाली है, केंद्र राज्य संबंध है, प्रशासनिक ढांचा है, नागरिक सेवाएं हैं, यहाँ तक कि प्रतिनिधित्व और आरक्षण जैसे मुद्दे भी, वो कहीं ना कहीं इसी ऐतिहासिक विकास से जुड़े हुए हैं।
द्वैध शासन या पृथक निर्वाचन जैसे प्रयोगों के जो अनुभव रहे हैं, उन्होंने भी हमारे संविधान निर्माताओं को काफी प्रभावित किया। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित की गई कौन सी संस्थाएं या प्रक्रियाएं आज भी, चाहे बदले हुए रूप में ही सही, हमारे भारतीय लोकतंत्र और प्रशासन का हिस्सा बनी हुई हैं? क्या वे आज के भारत के लिए पूरी तरह प्रासंगिक हैं, या उनमें समय और जरूरतों के हिसाब से और बदलाव की गुंजाइश है?